रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल स्टूडेंट्स, सभी लोग रिवोल्यूशन कर रहे थे, तो मिडिल क्लास के लोग कैसे शांत बैठ सकते थे? जो मिडिल क्लास के लोग थे वे भी 1840 में रिवोल्यूशन कर रहे थे। और ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये नेशन स्टेट स्टैब्लिश करना चाह रहे थे और साथ में डिमांड कर रहे थे पार्लियामेंट प्रिंसिपल के। मतलब स्टूडेंट्स पार्लियामेंट प्रिंसिपल का मतलब होता है कि लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। ये सर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है सर? कि लोगों को अपना पार्टी और एसोसिएशन बनाने का फ्रीडम होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का डिमांड कर रहे थे मिडिल क्लास के लोगों ने। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करेंगे जर्मन रीजन की। तो जर्मन रीजन में क्या होता है कि वहाँ पर जो मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वे असेंबली बनाते हैं जिसे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली कहते हैं, ठीक है, जिसमें 831 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं बाय वोटिंग थ्रू। 18 मई 1848 को ये सारे मेंबर इकट्ठे होते हैं। कहाँ इकट्ठे होते हैं स्टूडेंट्स? फ्रैंकफर्ट नाम के एक जगह होता है जर्मनी में, जहां पर एक चर्च है संत पॉल नाम का, और वहां पर जाकर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसी को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी बोला जाता है, क्योंकि जर्मनी में पार्लियामेंट तो है नहीं, तो इन्होंने चर्च को ही पार्लियामेंट बना दिया। ये जो 831 मेंबर थे, ये क्या करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बनाते हैं जर्मन नेशन के लिए। पर एक प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स कि जब ये 831 मेंबर्स इलेक्ट हुए थे, तो ये सारे मिडिल क्लास के लोग थे। तो ये क्या करने लगते हैं कि जो वर्कर्स और मतलब जो वर्कर और आर्टिसियन थे उनको ये इग्नोर करने लगते हैं और उनके डिमांड नहीं सुनने, मतलब वो सुनते नहीं है। तो वर्कर और आर्टिसियन डिसअपॉइंट हो जाते हैं और इन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं। वैसे वर्कर और आर्टिसियन सपोर्ट कर रहे थे पर अब नहीं कर रहे थे, तो इस कारण से मिडिल क्लास के लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई जो लड़ रहे थी वो कमजोर पड़ने लगा। लेकिन इनके बावजूद भी वो गए अपने राजा के पास, गए कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया लेकर। उस टाइम का जो राजा था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे। ये पूरे प्रूसिया के राजा था। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये लोग प्रूसिया के पास क्यों गए जब ये जर्मनी के राजा के पास जाना चाहिए, क्योंकि जर्मनी की बात हो रहा है। तो बच्चों ध्यान से सुनो, ये एक्चुअली उस समय जर्मनी कंट्री नाम मतलब जर्मनी कंट्री का नाम होता ही नहीं था उस टाइम, बल्कि उस टाइम जर्मन रीजन होता था, एक जगह था। इसलिए सारे लोग प्रूसिया के राजा के पास गए, ना कि जर्मन के राजा के पास, क्योंकि जर्मनी नाम का कोई चीज था ही नहीं वहां पर। अब खुद ही सोचो कि क्या राजा चाहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन आए? भला क्यों चाहेगा स्टूडेंट? थोड़ा सोचो कि अपना पावर कम करना चाहेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल आ जाएगा तो राजा का पावर कम हो जाएगा ना। तो इसलिए राजा अपना आर्मी को बुलाता है और इसके बाद इनके अच्छे से खातिरदारी करवाता है अपना आर्मी से, और यहाँ पर ये मूवमेंट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर कमी क्या रह गई स्टूडेंट? समझो, यहाँ पर वर्कर और आर्टिस्ट की कमी रह गया। अगर ये आर्टिस्ट और वर्कर का सपोर्ट ले लेता तो ये मूवमेंट थोड़ा ब्रॉड लेवल पर होता और शायद राजा को प्रेशर में आकर इनकी बात को माननी पड़ती, पर ऐसा हुआ नहीं और ये मूवमेंट फेल हो गई। लेकिन ये जो मोनार्ची के लोगों को समझ में आ गया था, मतलब यहाँ पर जो राजा थे, मोनार्ची राजा जो थे, मोनार्ची के लोगों को समझ में धीरे धीरे आ गई थी कि इन लिबरल लोगों को रोक नहीं पाओगे इन फ्यूचर में, और कभी ना कभी ये मिडिल क्लास के लोग जीत ही जाएंगे। तो ऐसा इनको रियलाइज होने लगा, किनको? मोनार्ची मतलब राजा लोगों को। तो ये क्या करते हैं कि ये थोड़ा करके कंसेशन देने लगते हैं। तो क्या करते हैं देखिएगा, सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को एबोलिश कर देते हैं हैब्सबर्ग डोमिनेशन और रसिया से, और दूसरा हंगेरियन और ऑटोनॉमी ग्रांटेड कर देती है 1867 में। अब देखेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में पढ़ेंगे कैसे जर्मनी और इटली यूनिफाइड नेशन बनती है और कैसे यूनिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जर्मनी को। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे मिडिल क्लास के लोग राजा के पास जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को लेकर, पर राजा जो है वो एक्सेप्ट करने को मना कर देता है और उन्हें सप्रेस कर देता है आर्मी की मदद से, और यहाँ पर जो उनका मूवमेंट खत्म होता है, यानी कि फेल हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि मिडिल क्लास के लोगों ने आगे कोई मूवमेंट नहीं करता है, किया, पर कैसे किया स्टूडेंट्स?
देखो, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वे जाते हैं प्रूसिया के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास, जिन्हें जंकर्स ऑफ प्रूसिया भी बोला जाता है। उनसे जाकर ये लोग मदद मांगते हैं और ये जंकर होते हैं, ठीक है। वो इन लोगों को मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सारे जिम्मे अपनी ओर ले लेते हैं। जर्मनी के यूनिफिकेशन की अब सारी जिम्मेदारी प्रूसिया के पास आ जाती है। उस समय की प्रूसिया के चीफ मिनिस्टर उस समय जो था ओटोमन बिस्मार्क था, और ओटोमन बिस्मार्क और उनकी मिलिट्री और जंकर्स मिलकर लड़ाई शुरू करती है। किसके खिलाफ बच्चों? फ्रेंच, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के खिलाफ। क्यों करते हैं? क्योंकि जर्मन स्पीकिंग जो रीजन था उन्हें कंट्रोल में था, उनके कंट्रोल में था, और उनसे छीनने के लिए लड़ाई करते हैं। ये लड़ाई 7 सालों तक चलती है, पर ये लड़ाई का रिजल्ट ये आता है कि जो प्रूसिया होता है ये लड़ाई जीत जाता है और उसके साथ ही जर्मनी यूनिफाइड नेशन बन जाता है। और फाइनली 18 जनवरी 1871 को एक राजा बनता है, कैजर विलियम्स वन। ये जो राजा होता है काफ़ी ज़्यादा महत्व देता है करेंसी को मॉडर्नाइज करने में और बैंकिंग ऑफ जुडिकल सिस्टम को इम्प्रूव करने में। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। देखो, 19वीं सेंचुरी में इटली 7 स्टेट में बटा हुआ था। स्टूडेंट, ये जो आप स्टेट देख रहे हो वो सार्दिनिया, पिडमोंट, यही एकमात्र स्टेट था जहाँ पर एक ऐसा राजा रूल करता था जो इटली लैंग्वेज बोलता था, और वे एक्चुअली में वो इटालियन प्रिंस था। उसका नाम था विक्टर इनैमुअल सेकेंड। अब देखो, इटली के जो नॉर्थ की एरिया जो था वो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग के कंट्रोल में था। इटली के जो सेंटर के एरिया जो था वो पॉप के कंट्रोल में था, और जो साउथ के एरिया था वो बर्बन किंग ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था। अब देखो यूनिफिकेशन कैसे होता है। मैंने आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया था कि गुसेपी मैजनी, जो आपको फोटोग्राफ में दिखाया जा रहा है, ये भी इटली के यूनिफाइड करना चाहता था। इन्होंने इनफैक्ट सिक्योरिटी सोसाइटी भी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली, पर अफसोस तब ये फेल हो गए थे और ये इटली के यूनिफाइड नहीं कर पाए थे। पर 1848 में जो सार्दिनिया पिडमोंट के जो किंग था विक्टर इनैमुअल सेकेंड, ये ठान लेता है कि मैं अब तो सारा यूनिफाइड करूँगा इटली को, ठीक है। इसके लिए वो अपना चीफ मिनिस्टर को बुलाता है जिसका नाम था काउंट केवर, और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है इटली को यूनिफाइड करने को, और यहाँ से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि 1859 में ये फ्रेंच के साथ मिलकर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को हरा देता है। जो एरिया इन्होंने अपने कैप्चर में रखा था ये अपने कैप्चर में ले लेता है। अब बारी थी साउथ की, जो बर्बन किंग ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था। इसके लिए केवर क्या करता है कि वे मदद लेता है गुसेपी गारिबाल्डी, जिसकी खुद की एक आर्मी थी जिसमें 1000 वॉलंटियर थी। ये सारे लोग मिलकर लड़ाई करते हैं। 1860 में इटली के साउथ वाले रीजन को ये स्पेन से आज़ाद करवा देते हैं। अब बचा सेंटर इटली। स्टूडेंट्स, ये जो था पोप के कंट्रोल में था, तो पोप से आज़ाद करवाने में इनको कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ देखिए, और जो पोप है ना वो डर जाता है, मतलब ये जो पोप के कंट्रोल में था ना ये एरिया, तो वो डर जाता है और इसलिए वो सरेंडर कर देता है। इस तरह से इटली जो है यूनिफाइड नेशन हो जाता है। फाइनली 1861 में विक्टर इनैमुअल II को पूरे इटली का किंग बना देता है।